वेलकम। आज हम कैलकुलेट द फॉलोइंग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड। कैलकुलेट द फॉलोइंग में हमें सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और कैसे इसके स्टेप्स लिखना है वो हम देखेंगे। सिंपल और इजी क्वेश्चन होता है। जैसे हमें अलग अलग मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल शो यू द सिंपल मेथड। एकदम सिंपल मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट करना है। टोटल 5 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आते हैं और 5 मार्क के लिए आते हैं, तो हमें 5 मार्क हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो नंबर 1, लेट अस बिगिन विथ नंबर 1, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। मतलब हमारा स्टॉक का वैल्यू हमारे पास 30,000 है। अब जो वैल्यू है वो चेंज होकर 10% वो चेंज हो गया है अभी के टाइम से। मतलब जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है या डिफ्लेशन आ जाता है, तो वो केस में प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था 30,000 का, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 ये अंडर वैल्यू हो चुका है। अंडर वैल्यू मतलब अभी नए प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं, तो उसके वजह से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कम दिखा रहा है। अभी अगर हम मार्केट में जाके प्राइस निकालेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है। तो हमें ये बोल रहा है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारा स्टॉक अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू है मतलब कम है। तो हमें आज के टाइम से मतलब प्रॉपर वैल्यू निकालना होगा। अच्छा, अंडर वैल्यू कितना कम हुआ है? 10% कम है मार्केट वैल्यू से। हमारा जो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो 10% कम है। तो हमें इसको प्रॉपर वैल्यू निकालना होगा। मतलब आज के टाइम से एडजस्टमेंट के बेस पे ये जो कैलकुलेशन दिया है उसके बेस पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसका प्रॉपर वैल्यू मतलब आज के हिसाब से उसका वैल्यू क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस बिगिन with our first question, undervaluation of closing stock by 10%। तो सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, अंडर वैल्यूएशन 10%। मतलब ये जो स्टॉक है उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ है 10%, अंडर वैल्यूड है, और ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। अब हमें इसका जो प्रॉपर वैल्यू है मतलब रिवाइज्ड वैल्यू वो ढूंढना है। तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ स्टॉक ये हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला हम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, और वो एकदम सिंपल होगा। वो फॉर्मूला हमें हमेशा यूज़ करना है कैलकुलेट करते टाइम पे। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे एक फार्मूला प्रिपेयर कर लेना है। अलग अलग टाइप के फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपल और इजी टाइप का फार्मूला यूज़ होता है। तो हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो देयरफॉर स्टार्ट करते हैं, हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू फॉर्मूला। हमने जो फॉर्मूला एक प्रिपेयर किया है वो फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। ऊपर कभी भी गिवन वैल्यू लिखना है, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंट, 100 माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन, माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हमको ढूंढने बोला है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो पहले गिवन वैल्यू लेना है, जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया होगा वो, अपॉन 100 माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन। अगर हमें अंडर वैल्यूएशन दिया है तो माइनस करना है, अगर हमें ओवर वैल्यूएशन दिया है तो प्लस करना होगा। ये हमें याद रखना है हमेशा। मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम फिलअप कर देते हैं, मतलब इस पे जो इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करते हैं।
तो गिवन वैल्यू हमें कितना दिया था 30,000, तो वो ऊपर लिख लेना है 30,000 अपॉन, अब हमें 100 माइनस, तो यहाँ पे 100 लिखा माइनस, यहाँ पे कितना परसेंट दिया है 10%, तो अंडर वैल्यूएशन 10% है तो -10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हमें इस फॉर्मूले को फिलअप कर देना है। गिवन वैल्यू लिखा 100 माइनस माइनस अंडर वैल्यूएशन था तो 10%, अगर ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो प्लस कर देना है, अंडर वैल्यूएशन है तो माइनस करना है, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैंसिलेशन करने पर यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम 30,000 लिख लेंगे एज इट इज अपॉन 100 माइनस 10 करना है, तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को कैंसलेशन सॉल्व करने ही नहीं आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और कैसे कैंसलेशन करना है वो भी देख लें। तो यहाँ पे 0 0 एक 0 नीचे कट होगा, एक 0 ऊपर कट होगा ऐसे। और अब इसको 9 के टेबल से 30,000 को हमें डिवाइड करना है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को डिवाइड ही करने नहीं आता है, तो वो ये आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सीखना है कि कैसे डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे मैंने शो किया है कि कैसे डिवाइड करना है। तो ये हो गया 30,000 और यहाँ पे हमने 9 ले लिया है, तो 9 से 30,000 को डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 30 देखना है, 9 के टेबल में 30 नहीं जाता है तो छोटा नंबर ले लो, 9 3 ज़ा 27, क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है, तो 9 3 ज़ा 27 ले लिया। माइनस करना है, 30 माइनस 27 कितना बच गया 3। अब ये 0 नीचे आ जाएगा ऐसे। अब 9 के टेबल में फिर से 30 देखना है, नहीं जाता है, छोटा ले लो, 9 3 ज़ा 27, 27 लिया, 30 माइनस 27 किया, फिर 3 बच गया, फिर ये वाला 0, दूसरा जो 0 बचा है वो नीचे आ गया, फिर से 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 30 माइनस 27 किया, फिर 3 बच गया। अब ये वाला 0 नीचे कैरी डाउन करना है, लास्ट 0 बचा था हमारे पास, तो 9 के टेबल में 39 3 ज़ा 27 ऐसे माइनस किया। अब माइनस करने पर फिर से 3 बच रहा है, तो अब हम पॉइंट ले करके फिर 3 लेंगे और फिर से ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट लिया और 0 ले सकते हैं। फिर से 9 3 ज़ा 27 और 0 0 0, इसका मतलब हमें 3 3 आ रहा है, और एक बार करेंगे तो 3, तो मतलब हमें 3 3 आता रहेगा। तो ये हमें ऊपर जो आंसर मिल रहा है 3 3 3 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक 0 और एक पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 3 हो जाएगा, 1 2 3, पहले 4 था 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जाएगा। इन दिस वे ये हमें आंसर मिल गया है 33,333.33, और भी हम निकाल सकते हैं, आगे 3 3 आएगा, तो इसको फाइनली हमें राउंड फिगर लेना है 33,333 ऐसे रुपीस। तो ये हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया। कैसे किया, फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूले में नंबर्स पुट इन किया है, फिर हमने कैंसलेशन किया है, कैंसलेशन के बाद पॉइंट में आंसर आया है, तो पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो एक पॉइंट आगे की तरफ, ये पॉइंट यहाँ आ गया है ऐसे। फिर उसके बाद में हमें जब हमने पॉइंट हटा लिया है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है तो हमें राउंड फिगर लेना है, जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक नंबर यहाँ बढ़ा लेना है, तो यहाँ पे हमने नंबर नहीं बढ़ाया है, इसको ऐसे रखा है, तो 33,333 ये हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया। तो फाइनल आंसर देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 33,333 रुपीज़। दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ऐसे हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है।
इसे फॉर्मूला यूज़ करना है और हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 33,333। तो ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स जाओ, वीडियो को फिर से देखो, यू विल गेट इट कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सो अगर हमें क्वेश्चन में चेंजेस दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमें अंडर वैल्यूएशन की जगह ओवर वैल्यूएशन दिया होगा, तो हमें डरना नहीं है, सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अंडर वैल्यूएशन की जगह अगर ओवर वैल्यूएशन है तो ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया होगा वो लिखना है, यहाँ ओवर वैल्यूएशन का परसेंट लिखना है, फिर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू गिवन वैल्यू अपॉन 100 माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो प्लस करना है, प्लस परसेंट ओवर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे करके एक फॉर्मूला ये हमें याद रखना है, गिवन वैल्यू अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 100। प्लस ओवर वैल्यूएशन कब करना है, जब ओवर वैल्यूएशन दिया होगा। अब फिर हमें जो अमाउंट रहेगा वो, फिर जो भी 100 रहेगा 100 में वो अमाउंट प्लस करना, वो नंबर प्लस करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिलेशन करना है। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो डिवाइड करके ऐसा पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट वाले आंसर को लेकर के हमें फिर फाइनली यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है वो देखना है। पॉइंट के बाद अगर 5 से छोटा नंबर है तो इसको एज इट इज़ मेंटेन करना है, 5 से बड़ा है तो इसको हम एक नंबर यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो ये फिर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ये हमने सॉल्व किया है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग का सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। ए नंबर 1 फर्नीचर का वैल्यू दिया है 2,20,000 और वो 1 ईयर के लिए। एक और फर्नीचर है जिसका वैल्यू 10,000 दिया है फॉर 6 मंथ के लिए। लेट अस बिगिन विद अवर सेकेंड क्वेश्चन। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट अस बिगिन विद अवर सेकेंड क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला और स्टेप कैसे लिखते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज है, उसमें से ये एक है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमें इसमें इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है। जैसे डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना है तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट हमें क्वेश्चन में ए वाले पार्ट में हमें एसेट का वैल्यू दिया है 2,20,000, तो 2,20,000 फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे 2,20,000 लेना है, तो 2,20,000 कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट। मल्टीप्लाई बाय रेट मतलब हमें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, हमें 12.5% बोला है, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय पीरियड। पीरियड हमें 1 ईयर बोला है। 1 ईयर मतलब 12/12 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 से हमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आएगा, तो पीरियड 1 ईयर है, तो 1 ईयर आ गया पीरियड अपॉन 100 ऐसे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे 1 ईयर लिखा है, 1 ही लिखना है सिर्फ, मतलब पीरियड 1 ईयर। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो पॉइंट को हमें निकाल लेना है। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हम पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसे हमें पॉइंट निकाल लेना है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमने पॉइंट निकाला तो नीचे 10 आ गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाला है, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे 10 ले लिया। अब हम इसे कैंसिलेशन करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। अगर हमें कैंसिलेशन
नहीं आता है तो हम पहले तो 0 0 कट कर लेना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर ऐसे, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर ऐसे, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 1 बच गया है, 1 1 सा 1 हो जाएगा और ऊपर के नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब 220 मल्टीप्लाई बाय 125 करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 125। बहुत से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो वो यहाँ पे अच्छे से देखें कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं बताया है, फुल लेंथ से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को बताया है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन या वर्किंग भी करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 0 1 कैरी, 5 twos are 10 प्लस 1 11। ऐसे पहले 5 से कर लेना है। 5 से जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे एक 0 लिख लेना है, फिर 2 से। 2 zeros are 0, 2 twos are 4 और 2 twos are 4 ऐसे। तो अब 2 से कर लिया है तो फिर हमें यहाँ पे 2 0 पुट इन करना है। अब 1 से करना है, 1 zeros are 0, 1 twos are 2, 1 twos are 2 ऐसे। अब प्लस कर लेना है तीनों को। 0 0, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पे 7 तो और 2 का 2 आ गया, तो 27,500 हमें आंसर मिल रहा है। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया है वो है 27,500। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन। ऐसे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन हमें बोला था कैलकुलेट करो। ए पार्ट में फर्नीचर का वैल्यू दिया था हमें 2,20,000, तो हमने कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह 2,20,000 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दिया था क्वेश्चन में 12.5 लेना है, तो 12.5 रेट दिया हुआ था, तो 12.5 हमने रेट लिया। और 1 ईयर हमें पीरियड दिया हुआ था, तो 1 ले लिया अपॉन 100। कैंसलेशन करने पर हमें फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने पर मिल गया है 27,500। आई होप कि समझा होगा कि कैसे किया। तो ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग का सेकंड वाले का ए पार्ट। अब बी देखते हैं। ये सेकंड में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट के लिए हमें सेम फॉर्मूला, यहाँ भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन द होल अपॉन 100। ऐसे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ एसेट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर का वैल्यू दिया है 10,000 और 6 मंथ के लिए है। और सेम हमें परसेंटेज रेट अप्लाई करना है। तो ये हमारा रेट है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट है और ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। अब फॉर्मूले में हमें इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है। कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000 दिया था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें 12.5 दिया हुआ है, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय पीरियड हमें बोला है 6 मंथ। तो यहाँ पे हमें 6/12 लेना होगा, क्योंकि 6 मंथ मतलब हाफ ईयर हो गया है। तो ऐसे, और जो फॉर्मूले का 100 है वो, तो ये 100 आ गया फॉर्मूले का। यहाँ पे हमने 10,000 इंटू 12.5 इंटू 6/12 इसलिए लिया है क्योंकि ये हाफ मंथ का है, और अपॉन 100 ऐसे। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैंसलेशन करना है और आंसर निकाल। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट वाला नंबर, अगर हमको पॉइंट नहीं चाहिए तो पॉइंट निकाल करके नीचे 10 ले लेना है। तो यहाँ पे 10,000 पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हमारा 6/12 ऐसे। यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाल लिया है और नीचे 10 ले लिया है ऐसे। तो जब भी पॉइंट निकालना है तो नीचे 10 ले लो, पॉइंट का एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा। बेसिक मैथ से ये कैंसलेशन करना और आंसर आ जाएगा। अब हमें अगर प्रॉपर कैंसलेशन आता है तो हम डायरेक्टली कट करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं आता है तो एटलीस्ट 0 0 कट कर सकते हैं। तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट हो जाएगा, फिर से 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट हो जाएगा, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर ऐसे।
तो 3 जीरो नीचे कट हुए, 3 जीरो ऊपर कट हो जाएगी। नेक्स्ट और कैंसलेशन यहाँ पे 6 के टेबल से ये दोनों कट हो जाएगा, जैसे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐसे। अब 2 के टेबल से ये दोनों जाएगा, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 ऐसा। अब हमें 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि बाकी सब जगह 1 बचा हुआ है। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो 2 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो क्या आ रहा है हमें 625 हमें आंसर मिल रहा है। तो आंसर आ गया है 625 रुपीज़। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 625 रुपीज़। तो ये हमने एक और कैलकुलेट द फॉलोइंग सॉल्व कर लिया है, सेकंड वाला। तो ये हमारा सेकंड वाला कैलकुलेट द फॉलोइंग कंप्लीट हो रहा है। तो इन दिस वे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना है, मतलब डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट कैसे करना है, ये क्वेश्चंस में आता है रेगुलरली। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप लिखना है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, इट शोन यू। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, यू विल गेट रेगुलर वीडियो अपडेट्स। तो ये हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये सेकंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये ए और ये बी। यहाँ पे ए में हमें 1 ईयर दिया हुआ था तो 1 ईयर लेना है, बी में हमें 6 मंथ दिया हुआ था तो 6/12 लेना है। तो अगर हमें 3 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ ऐसे कुछ भी दिया रहेगा तो वो पर्टिकुलर अपॉन 12 लेना होगा। अच्छा, अगर हमें 1 ईयर 2 ईयर दिया है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे 1 लेना है। तो फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लो, साथ ही साथ सॉल्व भी करो, प्रैक्टिस भी करो। आई होप कि समझ में आया होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थर्ड वन, इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड वाला क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम का वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 1 सितंबर 2019 अमाउंटेड ₹1500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 1 सितंबर तक पे किया है। पेड फॉर द ईयर एंडिंग मतलब 1 सितंबर 2019 तक पे किया है। अमाउंट ₹1500। कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च। और ईयर एंडिंग हमारा है 31 मार्च और हमने भर दिया है सितंबर तक 2019, मतलब मार्च पे हमारा साल ख़त्म हो रहा है बट हमने सितंबर तक भर दिया है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे टोटल 5 मंथ हो रहे हैं। क्योंकि 1 सितंबर को हमने इंश्योरेंस तक भरा था तो सितंबर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 तारीख तक हुआ था। तो टोटल 5 मंथ हो रहे हैं, तो 5 मंथ का हमें इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है। लेट अस बिगिन। स्टेप्स कैसे लिखना है। सो थर्ड, सोल्यूशन कैसे हमें सॉल्व करना है, वर्किंग नोट कैसे बनाना है। इंश्योरेंस पेड 1500 पे किया है अप टिल 1 सितंबर। 1 सितंबर तक पे किया है। 1 सितंबर 2019 तक पे किया है इंश्योरेंस। अच्छा, हमने 2019 तक पे कर दिया है 1 सितंबर, बट हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो यहाँ पे ईयर एंडिंग में लिख ले रहा हूँ, ईयर एंडिंग हमारा है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे हमारा साल 2019 31 मार्च को एंड हो रहा है, बट हमने भर दिया है 1 सितंबर तक। तो हमें काउंट करना होगा कि कितना मंथ हमने ज़्यादा भर दिया है। तो मार्च के बाद, जैसे मार्च तो एंड हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पे 1 सितंबर तक भरा हुआ है। तो हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, तो उसके बाद हमने कितना मंथ का एक्स्ट्रा भर दिया है। अप्रैल 1, मई 2, जून 3, जुलाई 4 और अगस्त 5। तो अप्रैल, मई,
जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे मैंने कितने मंथ का एक्स्ट्रा भर दिया है, मार्च के बाद काउंट करना होगा, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे। तो यहाँ पे 5 मंथ का मैंने ज़्यादा जो है वो आगे का भर दिया है। तो 5 मंथ मैंने एक्स्ट्रा भर दिया है, एडवांस भर दिया है। यहाँ पे हमें सितंबर को काउंट नहीं करना है क्योंकि 1 सितंबर को तक भरा हुआ है, तो इसीलिए हमें 5 मंथ जो है वो हमने एक्स्ट्रा भर दिया। हमें 31 मार्च तक ही भरना था, बट हमने 1 सितंबर तक भर दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ आ रहे हैं 5 मंथ, वो प्रीपेड है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्री मतलब जो हमने एडवांस पे कर दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू, जैसे हमने जो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस है उसको 12 मंथ्स, जैसे 12 मंथ का इंश्योरेंस था तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो लेना है 1500 इंश्योरेंस का अमाउंट अपॉन डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे। तो पहले हमें 1 मंथ का निकालना होगा, तो हमें डिवाइडेड बाय 12 करना है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो हमें इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। आई होप कि समझा होगा कि कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया है। बहुत इजी है। 1500 जो इंश्योरेंस हमने पे किया है उसको डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें 1 मंथ का मिल जाएगा, और जो आंसर 1 मंथ का आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 मंथ का मिल जाएगा। जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो प्रीपेड रहेगा। तो कैसे करना है, कैंसलेशन कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 12 के टेबल से ये दोनों नंबर जाते हैं, तो 12 1 ज़ा 12 ऐसे। तो इसको भी कट कर लेते हैं। 12 के टेबल से 12 1 ज़ा 12, वैसे ही इधर 12 1 ज़ा 12, ये 15 है, तो 15 के अंदर 12 1 ज़ा 12 लिया हमने, 13 14 15, 3 बच रहा है तो वो 3 बाजू में कैरी हो गया, तो ये हो गया 30। अब 12 के टेबल में 30 तो नहीं है, छोटा ले लो, मतलब 12 2 ज़ा 24, तो 12 2 ज़ा 24, 24 के बाद में 30 तक गिनना है, 25 26 27 28 29 30, मतलब 6, तो 6 बाजू में कैरी हो गया, तो ये हो गया 60। 12 के टेबल में 60 देखना है, मतलब 12 5 ज़ा 60 ऐसे। तो ये हमने कैंसलेशन कर लिया है 12 के टेबल से। अगर कैंसलेशन नहीं आता है तो साइड में डिवीजन करके भी हम देख सकते हैं, आंसर हमें 125 मिल जाएगा। अब 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो साइड में वर्किंग में आई एम शोइंग यू 125 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि बहुत से बच्चों को मल्टीप्लाई करने नहीं आता है, इसको अच्छे से देख लो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो आंसर आ रहा है 625। तो हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर मिल रहा है 625। तो देयरफॉर प्रीपेड इंश्योरेंस हमें मिल गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू 625 रुपीज़। तो ये हमें आंसर मिल गया 625। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 625। इन दिस वे हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे मैंने सॉल्व किया, बहुत इजी और सिंपल है। ईयर एंडिंग था 31 मार्च, हमने भर दिया इंश्योरेंस 1 सितंबर तक, तो मार्च से काउंट करना है सितंबर तक। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 1 2 3 4 5 मंथ हमें एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बहुत इजी है, जो भी हमें अमाउंट दिया रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है और मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। जो भी मंथ का एडवांस रहेगा वो 5 उससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये था प्रीपेड इंश्योरेंस का वर्किंग नोट। कैलकुलेट द फॉलोइंग का थर्ड पार्ट। तो ये हमने वर्किंग नोट सीखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। आई होप यू समझ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया है। नहीं समझ में आ रहा है, रिवर्स जाओ, वीडियो को 2-3 बार एटलीस्ट देखो, समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। सो बहुत इजी और सिंपल है। वर्किंग नोट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये वर्किंग नोट था प्रीपेड इंश्योरेंस का। सेम इसको कैलकुलेट द फॉलोइंग में भी हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉलोइंग का। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर वीडियोस अपडेट मिलते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नाउ फोर्थ वाला, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट
के थ्रू से ही मिल सकता है। हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट बना के, उसमें ये इंफॉर्मेशन पुट इन करनी होगी। परचेस, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी एंट्रीज करनी होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर हम उसको क्लोज कर लेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो दिस इज़ अवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका सेंटर लाइन है जिससे ये अकाउंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसे, तो ये सेंटर लाइन होगा। तो ये दो साइड डिवाइडेड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस ऐसे, और यहाँ इनर कॉलम और आउटर कॉलम दो है, अमाउंट इन रुपीस ऐसे। फिर से पर्टिकुलर्स और फिर उसके बाद अमाउंट रुपीस, वैसे ही दूसरा भी अमाउंट इन रुपीस। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम इसमें एंट्री फिलअप करेंगे क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ में हमें परचेज दिया है 30,000, सेल्स 15,000। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, फिर आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का एक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है 2 परचेस। ये इसका जगह फिक्स है तो सबसे पहले ये लिख लेना है। एक और यहाँ पे बाय सेल्स। तो ऐसे हमने जो इसका फिक्स फॉर्मेट था वो बना लिया है, ये इसका फिक्स फॉर्मेट है। तो हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसमें एंट्री फिलअप करते हैं। तो परचेस के अंदर हमें परचेस रिटर्न भी दिया है। कभी भी परचेस और परचेस रिटर्न दिया रहेगा तो परचेस के नीचे ही लेस करना होता है रिटर्न्स, मतलब परचेस रिटर्न। तो रिटर्न्स हमें लेस करना होगा ऐसे, परचेस रिटर्न्स। तो रिटर्न हमें लेस करना होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये नोट करना है, अगर परचेस में से परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस होगा, और अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होगा। तो अब हम सारे अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए, बट यहाँ पे फोर्थ वाले में हमें सबसे पहले परचेस दिया है। तो परचेस हम लिख लेते हैं 30,000 इनर कॉलम में। इनर कॉलम में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से रिटर्न लेस करना होता है, इसीलिए। तो जब भी हमें ग्रॉस अमाउंट दिया रहता है और हमें लेस करके नेट अमाउंट लाना होता है तो हमें इनर कॉलम का यूज़ करना है। नेक्स्ट उसके बाद में हमें परचेस 30,000 के बाद में दिया है सेल्स 15,000। सेल्स के ऊपर कोई भी रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा 15,000 ऐसे। तब हमने परचेस लिख लिया, सेल्स लिख लिया। अब है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखना है 2 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ऐसे। तो 2 कैरेज इनवर्ड लिख लिया। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2400। तो वो अमाउंट लिख लेना है 2400 आउटर कॉलम में, 2400 ऐसे। तो कैरेज इनवर्ड भी लिख लिया। अब और हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक 10,000। तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं 10,000। तो यहाँ पे आ गया ओपनिंग स्टॉक 10,000। आउटर कॉलम में इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड लेस करना नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया है परचेस रिटर्न 1000। तो परचेस रिटर्न लिख लेते हैं। परचेस के नीचे से लेस होगा परचेस रिटर्न। तो ऐसे एक लाइन रखना है, यहाँ से लेस करना है। तो 30,000 माइनस 1000 29,000 ऐसे। तो ये नेट अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, रिटर्न लेस हो जाएगा। परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक,
साल के एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऐसे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लेना है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट है 36,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का 36,000 यहाँ लिख लेना, 36,000। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है। अब इसको क्लोज करके हम इसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्लोज बना लेते हैं। तो ऐसे क्लोज बनाना है हमेशा, एक लाइन ऊपर और दो लाइन नीचे रख करके सेम लाइन में क्लोज बनाना है। अब हमें टोटल करना है, देखना है कि कौन सा टोटल ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों को, तीनों को टोटल करना है। यहाँ पे दो फिगर है तो दोनों को टोटल करना है। तो 36,000 प्लस 15,000, तो 6 + 5 11 होता है। तो यहाँ पे मैं साइड में रफ में लिख रहा हूँ 6 + 5 11, तो यहाँ 1 लिख करके 1 कैरी किया, 3 4 5, तो ये हो गया 51,000। अब यहाँ का भी टोटल हमें करना है, ये रफ में लिखना है पेंसिल से, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें, जस्ट हमें नोट करना है। ये 29,000 और ये 10,000 ऐड कर लिया तो 29, ये 39 हो गया, 39 + 2 तो 40, 41, तो 41,400 इसका टोटल आ रहा है। तो ऐसे, तो हमेशा ये याद रखना है कि ज़्यादा हैवी टोटल किसका है। तो यहाँ पे ज़्यादा टोटल है क्रेडिट साइड का 51,000, तो ये जो हैवी टोटल है वो ये क्लोज के अंदर आएगा 51,000, यहाँ भी 51,000। ऐसे हमेशा याद रखना है क्लोज के अंदर जो हैवी, मतलब जो वेटेज होता है, जैसे क्रेडिट साइड यहाँ पे वेटेज है तो क्रेडिट साइड क्लोज के अंदर उसका टोटल आएगा। अब जहाँ पे वेटेज कम है वो इसमें से माइनस कर लेना है, मतलब हमें 41,400 इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं साइड में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, 41,400 माइनस करना है ऐसे। अब 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 नहीं होगा, बाजू से कैरी कर लो, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से 1 यहाँ पे लाया, तो ये हो गया 10 10 - 4 6। अब 0 - 1 नहीं होगा तो यहाँ से बोर हो गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 - 1 9, तो आ रहा है 9,600। तो 9,600 जो बैलेंस हमें मिला है माइनस करने के बाद, वो जहाँ पे टोटल कम है, जहाँ पे वेटेज कम है वहाँ वो बैलेंस रखना है। इसके लिए हमेशा एक लाइन छोड़ के क्लोज बनाना रहता है। यहाँ पे आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे, या सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे हमने सॉल्व किया, अगर यही बैलेंस यहाँ आ रहा होता, मतलब यहाँ का वेटेज ज़्यादा होता और यहाँ का वेटेज कम होता, तो बैलेंस यहाँ आता था, तो उसको हम लिखते थे बाय ग्रॉस लॉस। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करने का जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिए उसको फिलअप करना है। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, लेस रिटर्न, वैसे यहाँ पे बाय सेल्स ऐसे। अब हमें एक एक का इन्फॉर्मेशन के बेस पे एंट्रीज कर लेनी है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखना है, परचेज का अमाउंट, रिटर्न लेस करके आउटर को, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, कैरेज इनवर्ड ऐसे। सेल्स क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है, तो सबसे पहले हमें इसका प्रोफॉर्मा वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वो वीडियो को देख करके सीखना है कि कौन सी एंट्री किधर जाएगी, डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, वो वीडियो हमें देख लेना है। तो ऐसे हमने सबको डेबिट क्रेडिट जो लिखना था, फिर हमने क्लोज किया। क्लोज में जो हैवी जो वेटेज अमाउंट था वो दोनों जगह लिखा है, फिर जहाँ पे अमाउंट कम था वो हमने टोटल किया, फिर उसको हैवी अमाउंट से माइनस किया, हमें बैलेंस मिला, तो वही बैलेंस को डेबिट में लिखा है जहाँ टोटल कम था। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट में आया इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस होता। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करने बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देयरफॉर हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 51,000 रुपीज़। इन दिस वे ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है। आई होप कि समझा होगा। नहीं समझ में आ रहा है रिवर्स जाओ, वीडियो को फिर से देखो कि कैसे सॉल्व किया है।
सिंपल और इजी है। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रेगुलर वीडियोस देखते रहो, प्लेलिस्ट चेक करो। लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, फिफ्थ में हमें क्या बोला है, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख ऑन 1 October 2019 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। यहाँ पे हमें बैंक लोन लिया है, हमने लोन लिया है 2 लाख रुपीज़, और वो कब लिया है, 1 October मतलब साल के बीच में लिया है, और 15% उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने बोला है, मतलब कि इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ईयर एंडिंग दिया है 2019-20, अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च। हमारा साल ख़त्म होता है 31 मार्च। लोन हमने अक्टूबर में लिया है, तो लोन लेकर हमें कितना टाइम हो गया, जैसे अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे हम काउंट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल 6 मंथ हो रहा है लोन लेकर के, क्योंकि मार्च को हमें काउंट करना होगा क्योंकि मार्च की लास्ट डेट दी है। तो अक्टूबर से अक्टूबर को भी काउंट करना होगा क्योंकि 1 October है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ के लिए ये लोन हमने 6 मंथ हो चुका है ये लोन लेकर के। तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा, 15% कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी द फिफ्थ वन, कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसके स्टेप्स लिखना है। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली है। बैंक लोन 2 लाख रुपीज़ हमने लोन लिया है, उसके ऊपर हमें 15% इंटरेस्ट देना है। अच्छा, वो लोन हमने कब लिया है, तो बैंक लोन 2 लाख ऑन मतलब हमने कब लिया है, हमने कब लिया है, टेकन ऑन कब लिया है, हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 October। तो वहाँ हमें क्वेश्चन में दिया था 1 October 2019। अच्छा, हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च। तो 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमें 6 मंथ हुआ है लोन लेकर के, 6 मंथ। तो यहाँ पे 6 मंथ हुआ है, तो हमें 6 मंथ का पीरियड मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे हमें इसके फॉर्मूलाज लिखना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट लेना है पहले, जो भी बैंक लोन का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये देखना है। पीरियड मतलब टाइम, फॉर व्हाट टाइम हमने लोन लिया है, कितने टाइम के लिए लोन लिया है वो। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लेना है। तो इंटरेस्ट हमें ढूंढना है, अमाउंट हमें कितना दिया है 2 लाख, तो अमाउंट की जगह पर 2 लाख, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दिया है 15%, तो 15 मल्टीप्लाई बाय पीरियड हमें दिया है 6 मंथ के लिए, ये 6 मंथ हुए हैं लेकर के लोन। तो 6 मंथ के लिए हमें यहाँ पे 6/12 लेना होगा, क्योंकि मंथ बेस पे जा रहे हैं। अगर हम ईयर बेस पे जाते तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 6/12 ये आ गया यहाँ पे, और ये हमारा रेट है मतलब 15%, मतलब 15/100 ऐसे। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अब इससे हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 100। तो कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारे स्टेप्स रह गए, ऐसे हमें इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। तो अब इसे कैंसलेशन करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐसे। और यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाओ 2 1 ज़ा 2, फिर बाकी के 2 0 ज़ा 0 0, और एज इट इज़ 0 ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो गया, 2 के टेबल से कट हो गया है। अब नीचे 100 बचा है, तो 1 0 नीचे कट, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे कट, 1 0 ऊपर ऐसे। तो अब सारे नंबर्स कैंसिलेशन हो गए, नीचे 1 बच गए। अब ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आएगा 15,000 रुपीज़। तो ये हमें इंटरेस्ट मिल गया है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़। तो ये हमने
कैलकुलेट करना था, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था। बहुत इजी और सिंपल है। कैसे किया एक बार फिर से चेक कर लो। बैंक लोन हमने लिया है 2 लाख रुपीज़। कब लिया है? 1 अक्टूबर 2019। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है 15% पर एनम। हमने और हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो क्लोज है, जो अकाउंट का ईयर एंडिंग है वो है 31 मार्च। तो अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ होते हैं वो गिनना है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 6 मंथ हो रहे हैं। तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट हमें देना होगा। तो 6 मंथ मतलब 6/12। तो पीरियड की जगह 6/12, अमाउंट की जगह पर अमाउंट, रेट कितना दिया है 15%, तो 15/100 ऐसे अपॉन 12। तो इसमें कैलकुलेशन करना है। अगर हमें कैंसलेशन नहीं आता है तो यहाँ पे अच्छे से सीखो कि मैंने कैसे कैंसलेशन किया है। 6 के टेबल से दोनों को लिया है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐसे। फिर हमें 2 के टेबल से यहाँ भी दोनों 2 के टेबल में जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, फिर 0 ज़ा 0, 0 ज़ा 0 ऐसे। और फिर नीचे एक 0 कट हुआ, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, तो बच गया क्या 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर मिल रहा है 15,000। तो इन दिस वे ये हमने इस फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो यहाँ पे था बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसका मैंने एक फुल वीडियो भी लोड किया है, मतलब फुल कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने फुल कैलकुलेट सिखाया है। 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी देख सकते हैं। और इसमें ये शॉर्ट वर्किंग नोट में भी हम इसको अलग से एग्ज़ाम में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो भी हम देख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।